स्वागत है आपका ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। नोटबंदी का आज 14वां दिन है। नोटबंदी में सबसे ज्यादा मुसीबत उनको हो रही है जिनके घरों में शादियां हैं। प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि नोटबंदी के बाद बेईमानों की तो खैर नहीं, मगर जो ईमानदार हैं उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से शादी के लिए 2.5 लाख रुपए निकालने की छूट देने के 4 दिन बाद अब आरबीआई ने इसको लेकर जो गाइडलाइन जारी की है वो राहत कम आफत ज्यादा है। शर्त यह है कि जो पैसा निकालना है वो 8 नवंबर यानी पीएम के ऐलान से पहले जमा होना जरूरी है। पैसा तभी आप निकाल पाएंगे जब शादी 30 दिसंबर या उससे पहले हो। पैसा या तो दूल्हा दुल्हन या फिर उनके माता पिता में से एक इंसान को ही मिलेगा। बवाल तो यह भी है कि आपको यह स्थापित करना पड़ेगा कि जिन लोगों को यह पैसा दिया जाना है उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, मतलब उनसे भी एफिडेविट लेना पड़ेगा। बड़ा सवाल यह कि आरबीआई का यह फरमान क्या लोगों की मुश्किलें कम करेगा या फिर इसमें और इजाफा कर देगा, इसी पर करेंगे हम बात। लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। नोटबंदी का आज 14वां दिन है। बैंक और एटीएम की लाइन में मुल्क अब भी खड़ा हुआ है। नोटबंदी से सबसे ज्यादा परेशानी उनको हो रही है जिनके घरों में शादी है। हुकूमत ने शादी वाले घरों को 2.5 लाख रुपए बैंक से निकालने की राहत दी, लेकिन रिजर्व बैंक के नए अहकामात के बाद ये राहत कम और आफत ज्यादा बन गई। शादी की इमदाद पर अपोजिशन भी मोदी हुकूमत पर तनकीद कर रही है। पैसे की वजह से सारी तैयारी रुकी हुई है। अच्छा, तो अब कैसे काम चल रहा है घर शादी के घर का? काम सारे अटके हुए हैं। बैंक में गया हूँ, उन्होंने 20,000 रुपये दिए, बाकी अब यहाँ आया हूँ। उससे ज़्यादा दिए ही नहीं, उन्होंने मना कर दिया, हमारे पास कैश नहीं है। अच्छा, आज आप कितनी देर से लाइन में लगे हुए हैं? 1.25 घंटा हो गया। वजीर आजम ने वादा किया था कि नोटबंदी के बाद बेईमानों की खैर नहीं, मगर जो ईमानदार हैं उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन आरबीआई की नई गाइडलाइंस पर अगर नजर डालें तो पसीने छूट जाएंगे। हुकूमत की जानिब से शादी के लिए 2.5 लाख रुपए निकालने की छूट देने के 4 दिन बाद अब आरबीआई ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि जिनके घर में शादी है वो 30 दिसंबर तक अपने अकाउंट से 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं, बशर्ते कि ये रकम 8 नवंबर से पहले जमा हुई हो। शादी से मुंसलिक अखराजात में एडवांस अदायगी की रसीद भी देनी होगी। शादी के कार्ड के साथ दूल्हा दुल्हन की पूरी मालूमात भी देनी होगी। ये 125 करोड़ जनता का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी में भी दबे आवाज में लोग इस मामले में अपनी राय रख रहे हैं, खुलेआम भी बोल रहे हैं। राजस्थान के एमएलए साहब है और लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब है, यहाँ के लोग हैं, अपने मन की बात जो है इस बारे में, जनता को जो त्रासदी हो रही है उस बारे में लोग बोल रहे हैं और सभी पार्टी के लोग बोल रहे हैं। ये कोई अपोजिशन और सत्ताधारी का मुद्दा नहीं है। तो इस बारे में फिर एक बार सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर हमारी राय सुननी चाहिए, सबकी राय सुननी चाहिए। जैसे उरी का मामला हो, कश्मीर का मामला हो, पाकिस्तान का मामला हो, ऑल पार्टी मीटिंग बुला लेते हैं, हम मांग करते हैं। इसी तरह ऑल पार्टी मीटिंग बुला लेते हैं, सबकी राय सुन लेते हैं, तो उससे देश के लिए, सरकार के लिए, सदन के लिए कुछ अच्छी बात निकल आ सकती है। यही नहीं, सोनिया गांधी के सियासी मुशीर अहमद पटेल ने भी आरबीआई के इस फरमान पर चुटकी ली। उन्होंने कहा है कि मैंने शादी के अखराजात पर आरबीआई का सर्कुलर देखा है, ये बहुत पेचीदा है, दूल्हा या दुल्हन को अभी शादी टाल देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं आरबीआई के नए फरमान पर बातचीत करने के लिए, जो कि राहत कम आफत ज्यादा लोगों को नजर आ रहा है। हमारे साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज मौजूद हैं, जो कि ऑल इंडिया हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट हैं, संत सभा के भी प्रेसिडेंट हैं। सैयद अफजाल अब्बास साहब जेडीयू के लीडर हैं, हमारे साथ पटना से मौजूद हैं, इस बहस का हिस्सा हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर नासिर हुसैन, जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा होंगे। और चौधरी मनव्वर हसन गौर साहब, जो कि बीएसपी के लीडर हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, पहला सवाल आपसे, ये क्या किया आपने? आरबीआई की नई गाइडलाइन देखकर तो लोगों की हालत खराब हो गई। वो घर जिनमें शादियां हैं, लोग और ज्यादा परेशान हो गए। राहत के बजाय आफत दे दिया आपने, क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है।
ये जो आज जो सब कुछ समस्याएं सामने आई है, सरकार इनका संज्ञान लेगी। और देखिए हर रोज जो नई नई समस्याएं आ रही है जनता की, या जिस चीज़ों के लिए, तो सरकार पूरी तरह से उसके लिए जागरूक है, और वो समस्याओं के जनता की चीज़ों को समझ के उसके बाद आप आरबीआई का देख लीजिए, नए नए नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के आ रहे हैं, सीबीडीटी के आ रहे हैं, गवर्नमेंट के आ रहे हैं। तो अगर ये कोई एक पर्टिकुलरली, जैसा आपने कहा कि उस क्लैरिफिकेशन में बेसिकली तो वो 2.5 लाख रुपए का उसको मिलना, ये आरबीआई का नोटिफिकेशन था, उसके क्लैरिफिकेशन में ये बात आई है कि आपको ये फंड चाहिए, तो उसके 2-3 क्लैरिफिकेशन है, वो कंडीशंस थोड़ी टफ हो गई है, तो उसके बारे में सरकार संज्ञान लेगी, और अगर उसे उचित लगेगा तो उसमें बदलाव भी करेगी। लेकिन नहीं अग्रवाल साहब, लेकिन सवाल ये है ना, ऐसा लग रहा है जैसे सरकार से कोई भीख मांगने जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सरकार से कोई उधार मांगने जा रहा है कि हमारे घर में शादी है, इतने पैसे हमें दे दीजिए। भाई ये हमारा ही पैसा है, ये जनता का ही पैसा है, जो उसे चाहिए उस पर ये आपने रोक लगा दी है। आपको और उनकी मुश्किलात कम करनी चाहिए, आप मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं इतनी सारी शर्तें लगाकर। एक तो सरकार कहती है कि 2.5 लाख रुपए निकालने की इजाजत दी जाएगी, उसके 4 दिन बाद, 4 दिन तक कोई गाइडलाइन ही नहीं रहती किसी भी बैंक के पास। 4 दिन बाद गाइडलाइन जारी की जाती है, और उसमें इतनी सारी आफतें जनता के लिए। क्यों? इसको आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए था ना। नहीं, देखिए आरबीआई का अपना एक प्रोसीजर है, उनका एक तरीका, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। अब उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, वो इंटेंट में कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लग रहा है, सब लोग कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये जो क्लैरिफिकेशन दिया है, ये इसका उद्देश्य क्या जनता को परेशान करना? नहीं, यह बेसिकली लक्ष्य सरकार का है कि पैसा ये मनी चेंजर ना की तरह ना हो जाए, रिसाइकल ना हो जाए, उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए किया हुआ है। आज जनता से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को समझ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको ये थोड़ी बहुत बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके साथ आप उनको सरकार को बताएंगे तो सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है जनता से कि यह प्रॉब्लम, लार्जर प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ये जरूरी है। अब ये तो एक जनता से है, लेकिन अपोजिशन वालों से हमें ये जरूर शिकायत है कि वह तो खुली तरह से भ्रष्टाचार और काले धन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इतनी हिम्मत वो कर रहे हैं कि एक तरफ सरकार काले धन और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए लड़ाई लड़ रही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो जनता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा सहयोग करिए, साथ दीजिए। कुछ दिन की बात है, हम सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? समाधान करेंगे। जब सरकार देश का भला करना चाहती है, भ्रष्टाचार काला धन खत्म करना चाहती है, आप परेशानियां गिनाते रहते हैं। मैं अग्रवाल साहब से पूछना चाहता हूं। नहीं अग्रवाल साहब, मैं नहीं पूछ दिया, आपका सवाल पूछ लिया मनोवर हसन साहब से। मैं अग्रवाल साहब से पूछना चाहता हूं जी। नहीं, एक बात और है, वह खुल के भ्रष्टाचारियों और काले धन वालों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, और ये नहीं कि सरकार के साथ खड़े हों इस चीज। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? उन्होंने जनता की मुश्किलों की बात कर दी। अगर ऑपोजिशन ने इस पर हंगामा कर दिया संसद के अंदर, तो आपको लग रहा है वो उनके साथ खड़े हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं? अग्रवाल साहब, पूरा देश, पूरा विपक्ष आपके साथ आ जाए, सब ठीक। अगर आपका कोई विरोध करे, हम विरोध के लिए बैठे हैं, हम विपक्ष में हैं। जो जनता, जो सरकार की कुनीति है, उनका विरोध हम करेंगे। आप ये बता दें अग्रवाल साहब, अगर आपके यहाँ शादी हो, क्या 2.5 लाख रुपए में आप शादी कर लेंगे? विरोध करेंगे। आप अपनी बेटी की शादी 2.5 लाख रुपए में संपन्न कर लेंगे? अरे तो और उसके लिए भी आपको बैंकों के चक्कर काटने, तरह तरह की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, अपना ही पैसा लेने के लिए। आपने लोगों को मजबूर कर दिया इस देश में, जो ना आपके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। हमें बताएंगे तो उसे सॉर्ट आउट करेंगे। कैसे सॉर्ट आउट करोगे? हम बढ़ाते जा रहे हैं, आपको नहीं पता है किसी आदमी की बेटी की शादी अगर उसके घर में 2.5 लाख रुपए रखे हैं और उसने आपके फरमान के बाद वो बैंक में जमा करा दिया, आप कहते हैं वो पैसा नहीं निकाल सकते, उससे पहले का पैसा निकाल लेंगे? अरे भाई, जो आपने फरमान जारी किया उसके बाद हमने वो पैसा बैंक में जमा करा दिया, अब हम वो पैसा भी नहीं ले सकते? कौन सी पॉलिसी है आपकी ये? सारे देश को भिखारियों की तरह आपने लाइन में लगा दिया। समीर भाई, आप कहते हैं अपोजिशन से पूछ लीजिए, यही एक मिनट मनोवर हसन साहब, अपोजिशन करने का। ठीक है अग्रवाल साहब, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। आप जवाब दे दीजिए पहले इसका। जी हाँ, अगर अपोजिशन कहती है कि यही एक समस्या, अगर इसका आप समाधान कर देंगे तो फिर हम आपके साथ हैं, तो हम बिल्कुल इनका स्वागत करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसका समाधान हो जाए, और जो जेन्युइन समस्या है उनको सेग्रीगेट कर ले।
लेकिन ये ऑपोजिशन के कहने का इंतजार करेंगे आप ना कि आपकी सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई भी कार्ड छपा ले, सरकार में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अपोजिशन आके आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ। और अपोजिशन आपके गलत कामों का साथ दे, आके सारा आपके जो साथ काम कर रहे करने के बाद हैं, आज काले धन से लड़ाई कर रहे हैं। अपोजिशन ने इतने साल राज किया देश में, किसने काला धन हटाने की जिम्मेदारी आप 2 करोड़ लोगों के लिए आप 130 करोड़ लोगों को सजा दे रहे हैं। आप पकड़िए, आपके पास इनकम टैक्स है, आपके पास ईडी है, आप इन एजेंसियों से काम लें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक हाँ, तो चक्रपाणी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। चक्रपाणी महाराज, एक मिनट। अग्रवाल साहब, दूसरे मेहमान भी हमारे साथ। चक्रपाणी महाराज, आपको लगता है, 2 सवाल आपसे, कि एक तो 2.5 लाख रुपए की जो मियाद तय की गई है, मनोवर साहब ने सवाल उठाया कि 2.5 लाख में अव्वल किसी की शादी हो ही नहीं सकती आजकल, जिस हिसाब से खर्चे बेहिसाब हो रहे हैं शादियों में। दूसरा सवाल यह है कि जो इतनी सारी शर्तें लगा दी गई हैं, शर्तें थोप दी गई हैं जो लोगों पर, इससे क्या परेशानी जो है वो कम होगी या फिर और बढ़ेगी? क्या लगता है आपको? देखिए समीर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से काले धन के नाम पे इस तरह से सरकार और आरबीआई द्वारा ये निर्णय लिया गया, और एक झटके में हमें लगता है पूरी तरह अब ये भी महसूस कर रहे हैं कि अपरिपक्व निर्णय था। और वर्तमान में आप देखिए, एक इनके बीजेपी का नेता 500 करोड़ रुपया खर्च करता है एक जगह, और दूसरे जगह आज एक गरीब सामान्य आदमी, साधारण व्यक्ति जो वर वधु दोनों को मिला के 2.5 लाख रुपया की शादी की बात करते हैं। बताइए इस समय 2.5 लाख रुपया, वो भी 2.5 लाख मिलने में कितनी मुश्किलों की सामना करनी पड़ रही है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और भारत की लोकतंत्र में इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि पैसा हमारा, और पैसे लेने के लिए हम धक्के खा रहे हैं, और धक्के नहीं बल्कि मौत को भी गले लगाना पड़ रहा है। आज 12-13 दिन के अंदर में 70 लोगों से अधिक संख्या में लोग बेचारे काल कौलित हो गए, भगवान के प्यारे हो गए, लेकिन पता नहीं इनको समझ में नहीं आ रहा है, और इन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा। तो निश्चित रूप से, और बार बार हर चीज में परिवर्तन कर रहे हैं, और कभी कुछ कर रहे हो, नए नए कठिन से कठिन और भी इनकी, तो निश्चित रूप से इनके पास कोई दूरदर्शिता नहीं है, और अपरिपक्वता का परिचय दिया है, और देश के साथ मजाक किया है। इनको सीरियस बैठ करके इस पे चिंतन करना चाहिए। और कोई भी बोलता है उसको राष्ट्रवाद से जोड़ देते हैं कि अगर कोई विरोध करता है तो राष्ट्रद्रोही है, कोई विरोध करता है तो ये गलत है। अरे कमाल की बात है, एक तरफ जनता मर रही है, एक तरफ जनता त्राही त्राही कर रही है, और कोई उस पर आवाज नहीं उठाए। तो ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इनके लिए एक ही बात है कि हैरत है तेरे हाथ में पत्थर भी नहीं है, लेकिन शहर में महफूज कोई सर भी नहीं है। आज पूरी जनता त्राही त्राही कर रही है, पूरी देश त्राही त्राही कर रही है, लेकिन राष्ट्रवाद की चाशनी लगा करके जिस प्रकार से ये प्रस्तुति कर रहे हैं, अरे हर व्यक्ति चाहता है कि काला धन समाप्त हो, लेकिन तालाब की एक सड़ी हुई मछली मारने के लिए आप तालाब की सभी मछलियों को मार दोगे? ये कहां की बुद्धिमत्ता है? सर्जिकल स्ट्राइक होता है, इसका मतलब ये होता है जहां गंदगी है उस पर वार करो। पाकिस्तान में हमारे सैनिकों ने मारा तो जहां पे आतंकवादी थे उनके कैंप को उड़ाए गए। आप काले धन के रूप में पूरे देश को आपने सूली पे चढ़ा दिया। तो निश्चित रूप से यह अदूरदर्शिता है और अपरिपक्वता का निर्णय है। ठीक है, ठीक है। हालांकि प्रधानमंत्री ने आज ये कहा समीर भाई, सर्जिकल स्ट्राइक काले धन के खिलाफ इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ सैनिकों के लिए ही यूज किया जा सकता है जब हम अटैक करें। हाँ, समीर भाई, डॉक्टर नासिर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जी, एक मिनट अग्रवाल साहब, मैं आऊंगा आपके पास। नासिर भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अग्रवाल साहब ये कह रहे हैं कि अगर कोई समस्याएं हैं या जो आरबीआई की गाइडलाइंस में जो प्रॉब्लम्स हैं तो ऑपोजिशन बताए, उनको दूर किया जाएगा, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ हंगामा खड़ा करने में है। देखिए, अपोजिशन पार्टियां क्यों हंगामा खड़ा कर रहे हैं, उसके लिए 2 बड़े कारण हैं। ये कारण पिछले 10 दिन से हम लगातार जो बोल रहे हैं कि इस देश की जनता को, चाहे वो आम जनता हो, लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, इस देश की जनता को जिस तरह के कठिनाइयों को पिछले 10 दिन से फेस करने की जरूरत पड़ रही है, उसको लेके सारी अपोजिशन पार्टीज अपने अपने तरीके से राय बनाई है और अपोज कर रही है। एक पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, पार्लियामेंट में क्यों हंगामा हो रहा है, क्यों सदन बार बार स्थगित की जा रही है? इसका सिंपल रीजन है, प्रधानमंत्री को पूरे देश के कोने कोने में घूम घूम के बड़े बड़े रैलियां संबोधित करने के लिए टाइम है, जिसको हम टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं, जहां पे इस देश के लोग, इस देश की जनता जो है चुन के अपने नुमाइंदों को जहां भेजी है, जहां बहस करने के लिए, वहां से आप लगातार भाग रहे हैं, वहां पे आके आप अपनी बात रख नहीं रहे हैं।
8 तारीख के दिन रात को आप जाके टीवी पे जो है इतना बड़ा एक डिसीजन आप खुद ही प्रधानमंत्री होके आप खुद ही जाके आप उतना बड़ा डिसीजन का ऐलान करते हैं। जब प्रॉब्लम आ रही है अपोजिशन पार्टी सवाल आपके ऊपर भी खड़ा होता है ना, सवाल एक ऑपोजिशन के ऊपर भी खड़ा होता है। जब फाइनेंस मिनिस्टर इस मसले पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, जनता के मन में जितने सवाल हैं उसके जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो आप लोग रट लगा कर क्यों बैठे हैं कि पीएम ही आए वही जवाब दें? आपको पता है कि 4 दिन में मेरे पास डेटा है 58 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। जिस तरह से आपने सदन को ठप करके रखा हुआ है, ये जिम्मेदारी तो आपकी है ना। समीर साहब इतने एक बड़े डिसीजन का ऐलान प्रधानमंत्री करेंगे, जवाब देने के लिए वित्त मंत्री आएंगे, देश में घूम के सारे अपोजिशन पार्टीज को एंटी नेशनल करार देंगे, सारे अपोजिशन पार्टीज को काले धन के सपोर्टर्स बता देंगे, सारे अपोजिशन पिछले 70 साल की जो इस देश की जनता की जो मेहनत रही है उसको नकारेंगे। देश भर में घूम घूम के एक इंडिविजुअल का, एक अपोजिशन लीडर को, चाहे वो मायावती हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, एक को टारगेट करके प्रधानमंत्री अपनी जबान से देश में घूम घूम के उनके खिलाफ बोलेंगे। लेकिन जब जवाब देने की बारी है तो वित्त मंत्री आके जवाब देंगे। ये डेमोक्रेसी के साथ इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? चलिए ठीक है, अफजल अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं पटना से। अफजल अब्बास साहब, क्या आपको भी ये लगता है कि सिर्फ प्रधानमंत्री के जवाब से ही बात बनेगी, उससे ही जवाब मिलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि देश की जनता को आश्वासन दे कि जो हमने किया है उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। जनता जो जिस तरह से बिल्कुल जिस तरह से ऐलान किया था उन्होंने 8 तारीख को, तो जनता ने उनकी बात स्वीकारा, कुछ लोगों ने इनकार भी किया। बहरकैफ उनको पार्लियामेंट में जाने से कोताही नहीं बरतनी चाहिए। नंबर 1, मैं सारे नेताओं की बात सुन रहा था, मैं सिर्फ बीजेपी के साथी जो आपके स्टूडियो में होंगे, मेरा एक सवाल है कि अगर इतनी कठिनाइयों के सामना अगर करना पड़ रहा है शादी के मसले पे, तो आज 125 को हिंदुस्तान की जनता इसे त्रासदी मचा रही है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग काला धन, सब लोग काला धन के खिलाफ हैं, इसमें रोक लगाना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि आज के बजाय एक महीना और बढ़ा दिया जाता। अफजल अब्बास साहब, लेकिन इस फैसले के नजरिए से तो आप बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं ना, आप तो समर्थन में हैं इस फैसले के। नहीं, फैसले के नहीं, हम देख काले धन के भी नहीं, माफ कीजिएगा, काले धन के रोक लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम लोग भी है। लेकिन जो व्यवस्थाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया था कि जो कमियां उसको दूर करनी चाहिए, जनता को तकलीफ ना हो। और जिस तरह से शादी के मसले पे कठिनाइयों का सामना वो परिवार कर रहा है जिसके घर में शादी है, उसका समाधान इमीडिएट इस सरकार को करनी चाहिए। मैं समझता हूं यही इसके लिए जो भी कदम प्रधानमंत्री को उठाना चाहिए। जी ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, इसका जवाब दीजिए। ये जो शर्त लगाई गई है कि 8 नवंबर यानी जब पीएम ने इस योजना का ऐलान किया, इतने बड़े फैसले का ऐलान किया, तब तक जितनी रकम जमा थी अकाउंट में, यानी पीएम के ऐलान के बाद जिन लोगों ने यह सोचकर अपने यहां रखा हुआ कैश बैंक में जमा करा दिया कि चलो भाई 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद के शादी है तो हम जाकर बैंक से सारी रकम निकाल लेंगे, उस पर आपने रोक क्यों लगा दी? आप ये क्यों कह रहे हैं कि 8 नवंबर से पहले जो आपके अकाउंट में जमा है बस आप वही निकाल सकते हैं? क्या बाद में हमने जो जमा कराया पैसा वो हमारा पैसा नहीं था क्या? नहीं, देखिए, बैंकों ने या आरबीआई ने किसी को पैसा इस्तेमाल करने से रोक नहीं लगाई, वह उन्हीं का पैसा है, वह उसको चेक के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। देखिए, एक बात हमें सब इस डिबेट्स में समझनी चाहिए कि लोग कह रहे हैं कि हम काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन ना हम कुछ करेंगे ना आपको करने देंगे। कांग्रेस ने और बाकी अपोजिशन ने 70 साल इस देश में राज किया, उन्होंने भ्रष्टाचार और काला धन खत्म क्यों नहीं कर दिया अगर उन्हें 4 तरीके मालूम थे? अब हमने एक तरीका अपनाया है तो उसकी कुछ कमियां अगर इन्हें नजर आ रही है, हम भी नहीं कह रहे कि है कुछ कमियां, उसको हमें बताएं, हम उसे ठीक करेंगे। लेकिन आप इन कमियों के कारण हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कोई नकार देंगे तो वह आपके पास अलग तरीके थे तो आपने क्यों नहीं इस्तेमाल करके खत्म कर दिया? हम तो 70 साल सत्ता में नहीं था, आपके पास ज्यादा था टाइम,
65 साल आपने किया, आप खत्म कर देते, हमको फिर ये काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरी बात, ये मैंडेट हमें मिला है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी थी अग्रवाल साहब। डॉक्टर नासिर हुसैन आपका जवाब देना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, एक रिएक्शन छोटा सा, मुझे ब्रेक पर जाना है उसके बाद। जी देखिए, गोपाल अग्रवाल साहब ये कह रहे हैं कि अगर कोई परेशानियां हैं तो उसको बताइए ना, हंगामा छोड़िए, परेशानियां बताइए, उसका हल करेगी सरकार। और परेशानियां पब्लिक डोमेन में हैं, परेशानियां सिर्फ कांग्रेस पार्टी या बसपा या ममता बनर्जी या केजरीवाल नहीं बता रहे हैं। परेशानियां इस देश का एक एक जनता जिसके साथ परेशानी हो रही है वो बता रहे हैं, और जिस तरह से ये परेशानियां इन्होंने खड़ा किया उसका सवाल कर रहे हैं। उन परेशानियों को संसद के अंदर रखिए ना, पूरा देश संसद के अंदर जो कार्यवाही चलती है उसको देखता है, उसको रखिए, बहस कीजिए, सरकार से जवाब मांगिए, ये भी तो आपका काम है। आखिर नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जनता का जो पैसा है, जो जनता का पैसा है, उनका जो हार्ड अर्न मनी है, उनकी जो मेहनत का जी जो जनता का मेहनत का पैसा है वो पैसा तो दीजिए। अब होते अगर हम ये इन्होंने 2000 ही देंगे, 4000 ही देंगे, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आपको कौन राइट दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन कहीं राइट देती है कि आपको कि आप जनता का पैसा लेके अपने पास रखेंगे और उनको पैसा नहीं देंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। जनता ठीक है, मनोहर हसन साहब, एक सवाल बार बार उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जो लोग नोटबंदी के खिलाफ हैं, आज अमित शाह ने भी कहा, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जो लोग नोटबंदी के खिलाफ है, लगता है उन्होंने काला धन बहुत छिपा रखा है, और निशाना जो है अक्सर आपकी पार्टी के अध्यक्ष मायावती ही होती हैं। सर मैं पहले तो ये बता दूं कि जो आपने एक मसला उठाया कि पार्लियामेंट विपक्ष क्यों नहीं चलने दे रहा, विपक्ष ने कहां पार्लियामेंट को रोका हुआ है? विपक्ष की एक मांग है, बहन जी ने पार्लियामेंट में राज्यसभा में एक मांग उठाई है कि प्रधानमंत्री आके जवाब दें, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो पूरे देश से लोग चुन के आते हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं, और वो सब उस पंचायत के रहे हैं ना कि पीएम ही जवाब दे। जी बिल्कुल, पीएम जवाब दे। पीएम ने नोटबंदी का ऐलान किया है, उनके पास अगर नोटबंदी का ऐलान करने के लिए उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो करते तो उनसे जवाब मांगते। जब पीएम इस काम के लिए आ सकते हैं, वो मंचों पे जाके जो ना जवाब दे सकते हैं लोगों को, पार्लियामेंट में आके जवाब देने में क्या दिक्कत है? हम इस बात पर हैं, पार्लियामेंट अगर रोक रखी है किसी ने तो वो सरकार ने रोक रखी है, विपक्ष ने नहीं रोक रखी। आगे प्रधानमंत्री सिंपल सा जवाब देते भाई क्या बात है, पार्लियामेंट चल जाएगी, अग्रवाल बहुत सारे काम होंगे। अग्रवाल साहब देखिए, जिम्मेदारी तो आप ही की है, सदन की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलती रहे, ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार जो पूछा जाएगा संतुष्ट करे विपक्ष। अब अगर पूरा विपक्ष एक स्वर में ये कह रहा है कि पीएम जवाब दें, तो पीएम क्यों नहीं देते जवाब सदन के अंदर? पहले दिन अपोजिशन ने कहा कि धारा 267 के अंदर पार्लियामेंट में डिबेट करवाए, हम एग्री हो गए, डिबेट हुआ। अपोजिशन के सीताराम येचुरी, बहन मायावती, कांग्रेस के आनंद शर्मा, जो शरद यादव, सब बोल लिए। अब उन लोगों ने बोल दिया, वित्त मंत्री पूरे टाइम सदन में थे, सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट देने को तैयार है। वित्त मंत्री ये जिद कर रहे हैं, अगर जनता की समस्या का इन्हें चिंता है तो अपनी समस्याएं उठाएं, वित्त मंत्री जवाब दें, उससे सेटिस्फाइड ना हो तो फिर ये प्रधानमंत्री के प्रावधान वाला जो इनका उद्देश्य समस्याएं नहीं उठानी है, इनका उद्देश्य है पार्लियामेंट के डिबेट को डीरेल करना है। अग्रवाल जी, इनको पार्लियामेंट के डिबेट को डीरेल करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम कल कहें कि आप तो सोनिया जी को बुलाइए, वो स्टेटमेंट देंगे, आनंद शर्मा नहीं बोल सकते, विपक्ष रोक रहा है, आप ये बता दीजिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले लेते हैं। अगर आप विपक्ष के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो विपक्ष का सवाल भी जायज नजर आता है उस हिसाब से कि भाई पीएम आकर जवाब देते हैं, जब उन्होंने ऐलान किया तो आज परेशानियां हो रही हैं तो पीएम इसका जवाब दे दें, तो दोनों ही सवाल अपने आप में जायज लगते हैं। दूसरा, आपका भी सवाल जायज लगता है कि भाई पीएम के बयान पर ही क्यों अड़े हुए हैं, तो जनता तो दोनों को देख रही है ना, उसको तो सब पता है, पब्लिक सब जानती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद और भी कई अहम सवाल हैं इस डिसीजन को लेकर, उनका भी जिक्र होगा, फौरन होते हैं हाजिर।
क्या आरबीआई का जो नया फरमान आया है शादी वाले घरों के लिए वो राहत कम आफत ज्यादा है? इस मसले पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। चक्रपाणी महाराज, आपसे जानना चाहूंगा, मुश्किलात हमने बहुत सारी गिना दी, आपके हिसाब से हल क्या है? क्या करना चाहिए था सरकार को जो नहीं किया गया? देखिए, ऐसा सबसे पहले मैं आपको बता दूं समीर जी कि मोदी जी को पूरे देश के लोगों ने बहुत प्रेम दिया है, विश्वास दिया है और इसलिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। अब जनता की, लेकिन जो वर्तमान में जो जनता की और उनकी भावना भी अच्छी हो सकती है, मान लीजिए काला धन हटाने के लिए कि काला धन हटे, लेकिन वर्तमान में जो देश की समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं हैं, वो जनता कहीं बाहर की नहीं है, ये उन्हीं की है जिन्होंने उन पर पूरा विश्वास किया और उस जनता ने पूरी 50 दिन का समय भी दिया है, माना है कि चलो 50 दिन का समय दे रहे हैं, लेकिन कम से कम उनकी समस्याओं का निराकरण तत्काल करने चाहिए। अगर जिसके अंदर विवाह शादी है, जो जरूरी की चीजें हैं, तो हमें लगता है उसके लिए सरकार को लचीला होना चाहिए और आरबीआई को भी इस पे लचीला होना चाहिए, जबकि ये पहले ही होमवर्क करना चाहिए था, लेकिन जो नहीं हुआ। लेकिन वर्तमान में भी समय है, क्योंकि 50 दिन का बहुत लंबा समय, भी तो 12 दिन हुए, 13 दिन हुए, तो निश्चित रूप से इस पर ठोस कार्रवाई करके और तत्काल उदारीकरण की नीति अपनाएं और इनके देश की जनता के साथ सही से हमें लगता है कि उनको उस प्रेम का विश्वास अगर जो देश की जनता करती है, तो उनको भी देश की जनता पे विश्वास करके उसके साथ सहानुभूतिपूर्वक और तरीके से हमें लगता है कार्य करना चाहिए, ताकि किसी को कोई समस्या ना हो और सब कुछ चले, क्योंकि पूरा देश चाहता है कि काला धन हटे, पूरा देश चाहता है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो और इसीलिए उन पे विश्वास किया है जी। तो उनकी भावना अच्छी हो सकती है, लेकिन एक बात कॉमन है, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि भाई मंशा सरकार की अच्छी है कि काला धन खत्म हो, करप्शन खत्म हो, 500,000 के नोट जो बंद हुए हैं इनके दूरगामी परिणाम, दूरगामी नतीजे भी अच्छे हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अब जो इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर सारा गुस्सा है। ऐसा क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? क्या आपने आधी अधूरी तैयारियों के साथ इस योजना को अमली जामा पहनाने की कोशिश की, इसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं? पहली बात, दो बात संक्षिप्त में समझ लेंगे तो आपकी समस्या का, जनता की और आपके व्यूअर्स की समस्या का समाधान हो जाएगा। पहला बात, अगर ये पूरी प्रोसेस विमुद्रीकरण की, डिमोनेटाइजेशन की, अगर पुराना जो ब्लैक मनी सिस्टम में वो रिसाइकल अगर हो गया, वो किसी न किसी माध्यम से मनी चेंजर के द्वारा बैंक में गया और निकल के फिर से रिसाइकल हो गया नए नोटों के रूप में, तो पूरी प्रक्रिया का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। काले धन को, भ्रष्टाचार, जो काला धन, फेक करेंसी, उसको हम खत्म नहीं कर पाएंगे सिस्टम से, कैश करेंसी से। इसलिए यह जरूरी है कि हम रिसाइकल होने के जो ऑप्शंस हैं उसको कम, उसके आगे अरोड़ा लगाएं, अड़ंगा लगाएं और उसको कम से कम सिस्टम को इस रिसाइकल को होने दें। इसी उद्देश्य को लेकर सरकार अलग अलग रुकावटें डाल रही है, क्योंकि आपने देखा पहले सरकार ने कहा कि 4,000 रुपए हर व्यक्ति जाके निकाल सकता है। कैसा किया, कुछ लोगों ने लाइनें लगा दी 100-100 रुपए देके, 200-200 रुपए लेके, कंस्ट्रक्शन लोगों के एम्प्लॉय को, पॉलिटिकल लोगों ने, कंपनियों ने अपने आदमियों को लाइन में खड़ा कर दिया। सरकार ने एक सुविधा दी थी, उसका मिसयूज किया। तो काले धन वाले बड़े बदमाश है, वह इस समस्या को बहुत जड़ तक जानते हैं, वह इस समस्या से बहुत बेनिफिट उठाते हैं, उनके पास पैसा भी है, वह इसको फेल करने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। तो सरकार को उनको रोकने के लिए, उनकी समस्याओं को उनको बढ़ाने के लिए वो रोकना पड़ रहा है। उसके साथ कुछ अभी जनता को, अगर जनता को काले धन की लड़ाई लड़नी है तो सरकार कुछ समस्याएं बता रहे हैं हम कारण, कि वह इसलिए है कि बहुत से लोग रिसाइकल करते हैं। 4,000 वाला क्यों रोकना पड़ा? ठीक है, नहीं तो सरकार ने शुरू में तो डॉक्टर नासिर हुसैन, क्या आप मानते हैं कि ये एक प्रैक्टिकल समस्या है जिसका जिक्र अग्रवाल साहब कर रहे हैं कि अगर इस तरह की रोक, अगर इस तरह की बंदिशें नहीं लगाई जाएंगी तो वही काला धन फिर से रिसाइकिल हो जाएगा, फिर तो इस योजना की आत्मा ही मर जाएगी ना? मैं समीर साहब 2 पॉइंट रखना चाहता हूं। पहले तो ब्रेक के पहले एक बात हो रही थी, उसका मैं जवाब देना चाह रहा था, लेकिन आप ब्रेक में चले गए। अग्रवाल साहब बार बार ये कह रहे थे कि जो हम वित्त मंत्री आके जवाब देंगे, वित्त मंत्री आके जवाब देंगे। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ पार्लियामेंट माना जाता है, लीडर ऑफ लोकसभा माना जाता है। लीडर ऑफ लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आके जवाब देने के बजाय जाके रैलियों के थ्रू जो है पार्लियामेंट से बात करना चाहता है, तो फिर उसको लीडर ऑफ
लीडर ऑफ द गवर्नमेंट या लीडर ऑफ द पार्लियामेंट रहने का कोई हक नहीं रहता। वो लीडर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको पार्लियामेंट में आके जवाब देना है, बल्कि रैली में जाके जवाब देने का उसको कोई हक नहीं बनता। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अग्रवाल जी को या तो काले धन के बारे में या तो समझदारी नहीं है, या नहीं तो या नहीं तो वो कम पढ़ाई तैयारी करके यहाँ पे आए हैं। भैया आप 14.5 लाख करोड़ रुपए मार्केट से विड्रॉ करेंगे, उसके बाद में आप थोड़े थोड़े पैसे करके देंगे तो इकोनॉमी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी का क्या होगा? काला धन क्या खाली काला वो नोट को काला कलर मारते हैं क्या? काला धन एसेट्स में होता है, काला धन प्रॉपर्टीज में होता है, काला धन विदेशों में होता है, अपनी करेंसी में नहीं होता है। पूरा पैसा आप सक कर देंगे। बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं 5 लाख करोड़ रुपए आ गए, 5 लाख करोड़ रुपए आ गए, 5 लाख करोड़ रुपए आपने मार्केट से तो आ गए, लेकिन वापस कितना गए? थोड़ा 1 मिनट मुझे बात करने दीजिए। वापस कितना गए? 72 करोड़ रुपए वापस गए। तो बात हम क्या कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हो? परचेजिंग पावर रियल एस्टेट पे काला धन है, गोल्ड में काला धन है, तो उसका और भी जगहों पे काला धन है, वो हम कहां मना कर रहे हैं? नहीं, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होगा? आज तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि काला धन और भ्रष्टाचार देश में चलता रहे, मुंह नहीं हो रही है। आर्थिक विकास के लिए काला धन जरूरी है। नासिर हुसैन साहब, आप बताओ काला धन क्या आर्थिक विकास क्या देश के लिए? इस देश में तमाम धना सेठों की कोठियों में जो काला धन रखा हुआ था, जो ब्लैक मनी पड़ा हुआ था 500 और 1000 के नोटों के बंडलों के तौर पर, उसको वैसे ही रखा दिया जाना चाहिए था, उस पर कुछ नहीं एक्शन लिया जाना चाहिए था। और ये भी कह रहे हैं नहीं, और ये भी कह रहे हैं कि काला धन देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए जरूरी है। इसका मतलब आप चाहते हैं देश में काला धन रहे? आपके घर में नहीं, अग्रवाल साहब थोड़ा रुकिए। अब जी नहीं, अग्रवाल साहब थोड़ा रुकिए। हाँ, हुसैन साहब बोलिए, आपसे सवाल था। समीर साहब, आपके घर में अगर 50,000 लाख रुपए आप अगर खर्चे के लिए रखे हुए हैं, आप अगर अपने घर में 50,000 लाख रुपए अपने खर्चे के लिए रखे हैं, जो आपकी तनख्वाह में से वो आया है, वो काला धन है या सफेद व्हाइट मनी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे 2.5 लाख तक जमा करने की परमिशन दे दी है सरकार ने। जिस पैसे पे अगर आपका काला धन नहीं, लेकिन अग्रवाल साहब, अगर काला धन यहाँ पर एक सवाल यही खड़ा होता है, अगर किसी ने अपनी गाड़ी कमाई के पैसे 2.5 लाख से ज्यादा निकाल कर रखे हुए हैं, तो 2.5 लाख तो व्हाइट मनी हो गया, 2.5 लाख से ऊपर का ब्लैक मनी कैसे हो गया? अरे बिल्कुल नहीं हुआ। आप 1 करोड़ जमा करिए, 5 करोड़ करिए, आपको काला धन बताना पड़ेगा सरकार को। हम तो कह रहे हैं स्पष्ट, अगर आपका सफेद धन है, आप सोर्स बता सकते हैं, आपने मार्केट से पैसा उठा के बैंक में रखा है, तो आप कितना मर्जी जमा करिए। नहीं, अग्रवाल साहब मुझे एक चीज बताइए आप। हाँ, तो आपका सफेद धन है तो आप 1 करोड़ करिए, 50 करोड़ जमा। अग्रवाल साहब एक चीज बताइए, सरकार ने कहाँ रोका है? सारा मैं कह रहा हूँ आप 50 लाख जमा करिए, आप 1 करोड़ जमा करिए, आप 1 करोड़ जमा करिए। अगर आपका सोर्स क्लियर है, आपने टैक्स दिया हुआ है, काला धन नहीं इकट्ठा किया, तो आप 1 करोड़ जमा करिए, कोई नहीं पूछेगा तो आप जवाब दे दीजिए, कुछ नहीं होगा आपका। अगर आपका काला धन है और फिर आप बैंक में जमा करेंगे तो आपको सजा हो जाएगी, जेल जाओगे आप। हाँ, तो ये दोनों का फर्क आप समझिए। नासिर हुसैन साहब, जल्दी से आप अपनी बात खत्म कीजिए। क्यों बना रहे हैं आप? मुझे और लोगों के पास जाना है। ठीक है अग्रवाल साहब समझिए आपकी बात। हुसैन साहब जल्दी से। हाँ, नहीं, समीर साहब एक जवाब, एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो पैसा लोग जाके बैंक में जमा किए हैं, वो पैसा काला धन है या व्हाइट मनी है? क्या ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी है? इसका जवाब दें। मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं। मैं जिसके पास व्हाइट मनी है वही तो जाएगा ना बैंक में पैसा जमा कराने के लिए। ब्लैक मनी वाले थोड़ी जाएंगे 500 करोड़ लेके ब्लैक मनी का। बैंक में जब गया तो व्हाइट मनी है ना। जब व्हाइट मनी आप दे क्यों नहीं रहे लोगों को? अब व्हाइट मनी है उनका, व्हाइट मनी उनको वापस क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? अगर पैसा मार्केट में नहीं है तो इकोनॉमी कैसा चलेगी? आप जमा करिए जितना मर्जी है। अब तो जमा कर रहे हैं वापस। ठीक है मनोवर हसन साहब, ये सवाल आपको जायज नजर आता है क्या? अगर किसी ने व्हाइट मनी जमा किया है तो फिर निकालने की जो मियाद है उसे क्यों रखा गया है? उससे देश रुक जाएगा। अग्रवाल साहब,
जो आप पैसा 2.5 लाख या 2.5 करोड़ या 250 करोड़ जमा करने की अनुमति दे रहे हैं, हाँ। तो उस आदमी को अपने कारोबार के लिए उसकी मजबूरी भी आपको देखनी होगी कि उसका खर्चा कितना है, उसके पीछे लोग कितने काम करते हैं, इसे प्रतिदिन कितना पैसा चाहिए। आपने एक तालिबानी फरमान जो ना ऑर्डर सुना दिया कि 2000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते। जिस आदमी का 50,000 रुपए पर डे का खर्चा है वो कैसे करेगा? वो उसके पास पैसा एक नंबर का है, उसका अपना पैसा है, आपने अपना पैसा निकालने पे प्रतिबंध लगा दिया। एक बात ये मुझे बता दें, आपने मुझे जवाब नहीं दिया अग्रवाल साहब, क्या 2.5 लाख रुपए में शादी हो सकती है? आप मुझे ये बता दें, क्या 2.5 लाख में शादी हो सकती है? ठीक है, मैं और वो 2.5 लाख रुपए निकालने के लिए भी दर दर की धक्के खाएंगे लोग, जो ना ठोकरे खाएंगे। जी आप मुझे बताइए कैसे शादी होगी? अग्रवाल साहब कह रहे नहीं हो सकती। 2.5 लाख में आप नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए आप चेक से पेमेंट करिए, चेक से पेमेंट करिए, आप डेबिट कार्ड से करिए। 10,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। किसी भी जो भी चीज नहीं चेक से पेमेंट में डेबिट कार्ड से काले धन की लड़ाई करनी है। अगर काले धन से लड़ाई करनी है, भाई वो पैसा मेरे घर में, मैंने शादी के लिए घर में निकाल के रखा हुआ है, बैंक में है नहीं, बैंक में जमा नहीं करा सकता। आज की पोजीशन ये एक बैंक में 400 से 500 लोग भरे हुए। ठीक है। अफजल अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल अब्बास साहब, जिस बात का जिक्र हो रहा है कि आप चेक से पेमेंट कीजिए, क्रेडिट कार्ड से कीजिए, डेबिट कार्ड से कीजिए, आपको लगता है ये प्रैक्टिकल है? क्योंकि शादी में हम सभी जानते हैं फूल वालों को हम चेक देंगे, फूल वालों को हम डेबिट कराएंगे, हलवाई है, ठीक है, इन तमाम लोगों के पैसे देने होते हैं तो वो तो कैश में ही जाते हैं। अब सरकार कह रही है कि अगर आप इन लोगों को दे रहे हैं तो पहले इनसे हलफनामा लीजिए, एफिडेविट लीजिए कि भाई उनका बैंक अकाउंट नहीं है, तभी आपको पैसे मिलेंगे। वो 2.5 लाख की भी ये शर्त है। ये प्रैक्टिकल है। और आज की पोजीशन ये है, किसी से उधार भी नहीं ले सकता आदमी पैसे, क्योंकि किसी के पास है ही नहीं। ठीक है, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा हुआ है। अग्रवाल साहब एक मिनट अफजल अब्बास अपोजिशन काले धन वालों के साथ खड़ा हुआ है। मैं खामोश बैठा हूँ, मैं खामोश बैठा जो आपके खिलाफ बोल रहे वो काले धन वालों के साथ है, वो तेज करो, ये आपके फेवर में बोल रहे हैं, आपको सही है। मेरी आप मुझे बोलने दीजिए, मैं भी बैठा खामोशी से सुन रहा था। समीर भाई, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। क्या सुप्रीम कोर्ट भी देशद्रोही के साथ खड़ी हुई है? सवाल मुझसे था। एक मिनट नासिर भाई, अफजल अब्बास साहब बोल रहे हैं, उनकी सुन लीजिए पहले। एक मिनट, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। अफजल अब्बास साहब, ठीक है जी समीर भाई, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2.5 लाख में शादी आज के डेट में मिडिल क्लास, लोअर क्लास की फैमिली में नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट को खास और सरकार को बिल्कुल इस पे इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। इसका रिमेडीज क्या होगा उस तरफ काम करना चाहिए। बिल्कुल सही है कि 5,000 फूल वाला, माली वाला, लेबर, इसको कहां से चेक से देंगे? कहीं ना कहीं इन बंदिशों को हटाने की जरूरत है। मेरे भी 2-3 दोस्तों की शादी कल परसों में होने वाली है, वो इतने परेशान है, मैं क्या बता सकता हूं, मैं क्या बताऊं आपको। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को बड़ी संजीदगी से सोचकर इसका बिल्कुल परेशानी है। और 2.5 लाख में शादी नहीं होने वाली है। हर काम चेक से नहीं होता है। मैं पटना बैठा हूं, कहां चेक लेके जाऊंगा, कौन चेक से देगा मुझे? इसलिए कैश की आवश्यकता पड़ती है और चाहिए गवर्नमेंट को कि कम से कम इसमें फ्लेक्सिबल हो और ज्यादा छूट दी जाए, कम से कम शादियों के मौके पर। बार बार स्टेट चेंज करने का मतलब है सरकार की नीयत जो भी हो, लेकिन कार्यकलाप पे उनकी उंगलियां उठ रही हैं। कभी 4 से 2,000 भी आज हर एटीएम पे नहीं मिल रहा है। 2,000 का नोट मिल रहा है, मुझे 1,800 200 रुपया खर्च करना है, 1,800 रुपया वापस करेगा। आदमी ये कहता है कि मैं चेक लेकर बैंक आ जाऊंगा, बैंकों में तो लाइन लगी हुई है। ठीक है, नासिर हुसैन साहब, मैं अहमद पटेल साहब का ट्वीट देख रहा था। उन्होंने कहा कि जो अभी आरबीआई की नई गाइडलाइंस आई है तो उसके हिसाब से मेरी राय यह है कि दूल्हा दुल्हन को अभी शादी टाल देना चाहिए। आपको लगता है सिर्फ यही एक रास्ता है? नहीं, देखिए अहमद पटेल साहब जो है इस देश की जनता का जो मूड है उसको उन्होंने अपनी ट्वीट के द्वारा आर्टिकुलेट किए हैं। अब्बास साहब भी वही कह रहे हैं, मनोहर हसन साहब भी वही कह रहे हैं, स्वामी चक्रपाणी जी भी वही कह रहे हैं।
सारे यहाँ पे जितने पैनलिस्ट हैं वही बात कह रहे हैं जो अहमद पटेल साहब जो कह रहे हैं, ये तो है। मैं सिर्फ तीन पॉइंट्स में रखना चाहूंगा, उसके बाद मैं चाहता हूं कि अग्रवाल साहब उसका जवाब दें। एक तो मैं पहला बोल रहा हूँ, आप रूरल इकोनॉमी की कमर ऐसी तोड़े हैं कि रूरल डेवलपमेंट बैंक में कोई ट्रांसैक्शन नहीं हो रहा है, प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक में कोई ट्रांसैक्शन नहीं हो रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कोई ट्रांसैक्शन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जितने भी किसान हैं ना तो अपनी फसल बेच सक रहे हैं, ना बीज खरीद सक रहे हैं, ना यूरिया खरीद सक रहे हैं, ना अपने लेबर को पेमेंट दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ठप पड़ी है। इसका तो सरकार को कुछ करना पड़ेगा। एक दूसरा जो है, एक बड़ा सवाल है, ये जो काला धन प्रभावित है, मजदूर प्रभावित है, गलत जगह ढूंढ रहा है, ये काला धन गलत जगह ढूंढ रहे हैं, गलत जगह ढूंढ रहे हैं। ये जो है प्रधानमंत्री घूम घूम के चुनाव के पहले जो बोले कि हम हर आदमी को 15 लाख रुपए देंगे, तो इनके हिसाब से 15 लाख इंटू 125 करोड़ अगर आप करेंगे तो 18,000 करोड़, 18,000 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। अगर 14.5 लाख करोड़ पूरे भी वापस बैंक में आ गए, अग्रवाल साहब की बात में मान भी लोगे वो पूरा काला धन है, वापस भी आ गए तो 0.02% होता जो इन्होंने इस देश को प्रॉमिस किया था। तो ये गलत जगह जा रहे हैं। HSBC बैंक ने 700 आदमी का नाम दिया था, पनामा पेपर्स में नाम है, बहामा पेपर्स में नाम है, मल्लैया को ये भगाते हैं, ललित मोदी को ये भगाते हैं। काला धन जहां है वहां पे ढूंढिए। अभी गरीब आदमी को क्यों आप तरसा रहे हैं? जो आदमी जो है रोज की दिहाड़ी पे अपनी जो है जिंदगी करता है, कितने मौतें कितने जान गए हैं, कितने मौत हुए हैं इसके चलते, वो कुछ तो राहत गरीब लोगों को दीजिए। अग्रवाल साहब, जो पिस रहा है वो है आम आदमी, वो है गरीब आदमी, जिसको आप कह रहे हैं कि चैन की नींद सो रहा है। बड़ी मछलियां अभी भी मस्त हैं, ये कह रहे हैं नासिर हुसैन साहब। देखिए पहली बात मैं बता दूं, कोई भी जिसके पास काला धन होगा वो अपने अकाउंट में जमा करने की हिम्मत अब नहीं कर सकता। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आपने काला धन है और आपने अपने बैंक खातों में जमा कर दिया तो आपको 7 साल तक की सजा हो जाएगी, पेनल्टी लगेगी और आपका पैसा कन्फिस्केट कर देंगे। पहली बात। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना पूरी बात, सुन लीजिए पहले आप। अब मैंने आपको सुना, पहले सुन लीजिए पूरी बात, पहले आप पूरी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। देखिए आप पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए, बीच में बोल के खराब मत करिए बात को। तो अगर कोई भी काले धन वाला इस हिम्मत को नहीं करेगा कि वह अपने बैंक खाते में वो धन जमा कर दे, फिर उसके पास क्या रास्ता है? या तो वह किसी दूसरे को बेवकूफ बना के आम जनता को उसके अकाउंट में जमा करेगा। इसलिए हम जनता को बचा रहे हैं। आप दूसरे आदमी का पैसा न बदलिए, न अपने खाते में जमा करिए, या एक सवाल का जवाब दीजिए अग्रवाल साहब। शॉर्ट टर्म कुछ पैसा देके मेरे सवाल का काले धन वाले हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो जनता को बेवकूफ बना के सरकार की इस इच्छा शक्ति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको सरकार मजबूती से रोकेगी। सरकार को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो नरेंद्र मोदी ऐप है उस पर जाकर जनता अपनी राय दे सकती है। यानी एक तरह का जनमत संग्रह देश में कराने की कोशिश की जा रही है कि सरकार का यह फैसला कितना सही है, कितना गलत है। लेकिन सवाल वहां पर भी खड़े हो रहे हैं कि भाई आधा देश, क्योंकि ऐप हर कोई तो डाउनलोड कर नहीं सकता, हर किसी के पास तो स्मार्टफोन इस देश में है नहीं, तो ऐसे जनमत संग्रह का क्या मतलब जिसमें आधा देश शामिल ही नहीं हो पाएगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद यह अहम सवाल भी उठेगा। नोटबंदी पर आरबीआई की जो ताजा गाइडलाइन आई है उस पर हम बहस कर रहे थे, साथ ही साथ संसद को जिस तरह से ठप किया गया है उस पर भी हम बात कर रहे थे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। नासिर हुसैन साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं, क्योंकि यह खबर आई थी कि भाजपा संसदीय दल की जो मीटिंग हुई उसमें पीएम काफी भावुक हो गए गरीबों का जिक्र करते हुए। राहुल गांधी ये कहते हुए तंज कर रहे हैं कि अगर हम लोकसभा में बोलेंगे तो अभी पीएम और ज्यादा भावुक हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, नरेंद्र मोदी जी किसी एक रैली में इस तरह से उन्होंने ड्रामा किया, एक कॉन्स्पिरेसी थियरी उन्होंने लेके आई कि जो है ना
जिन लोगों के खिलाफ मैंने मुहिम छेड़ी है वो लोग मेरी जान के पीछे पड़ेंगे, मुझे मार डालेंगे। तो जिस तरह से ये ड्रामा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसको ही थोड़ा सरकास्टिकली तो तंजिया अंदाजी इन्होंने बोला कि हम अगर बात करेंगे तो और ज्यादा ये भावुक हुए। उसके लिए भी एक सवाल खड़ा होता है, देश का प्रधानमंत्री है, 125 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, भाजपा का थोड़ी है, पूरे देश का प्रधानमंत्री है। भाई पूरे देश का प्रधानमंत्री जाके किसी रैली में कह रहा है मुझे मारने की कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, तो हमारा हक ये बनता है ना, पूरे देश का हक बनता है कि बताइए कौन सा ऐसा फोर्स है वो मनवर हसन साहब ऐड करना चाह रहे हैं। वक्त मेरे पास बहुत कम बचा है हुसैन साहब, मैं सबका रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। मनवर हसन साहब जी। देखिए समीर साहब, इस देश में 1-1.5 साल पहले एक प्रकरण बड़ा उछला और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पे धरने और प्रदर्शन किए उसके खिलाफ। आमिर खान साहब की बीवी ने ये कह दिया कि मैं इस देश में असुरक्षित महसूस कर रही हूं, वो देशद्रोही हो गया और दुनिया भर के पंगे इस देश में हुए। आज मेरे देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, लोग मुझे मार देंगे। तो मैं अग्रवाल साहब से ये पूछना चाहता हूं कि ये थोड़ा सा क्लियर कर दे कि ये देशद्रोही की परिभाषा क्या है आखिरकार। अगर ये कुछ कहें तो ठीक, अगर कोई दूसरा आदमी कुछ कहे तो वो देशद्रोही, ये कैसे? एक बात मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं। अग्रवाल साहब इसका जवाब दे दीजिए, इतना वक्त नहीं बचा है हमारे पास। अग्रवाल साहब इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि कल बाबा रामदेव ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो सरकार के इस फैसले के खिलाफ है वो देशद्रोही है। तो ये चाशनी में तो लपेटा ही जाता है ना हमेशा, देशभक्ति, देशद्रोही, हर इश्यू, हर फैसला। जी अग्रवाल साहब, पूरा देश कह रहा है, सुन लीजिए, देखिए जब पूरा देश कह रहा है कि हम काले धन और भ्रष्टाचार से खत्म करना चाहते हैं, इस लड़ाई इससे लड़ना चाहते हैं और देश में इसको खत्म करना चाहते हैं। अब ये इसलिए सब तय है कि जो इस लड़ाई में सर्वे करवाया क्या आपने? वह तो देशभक्त है, अदरवाइज वो पूरा देश कैसा कह रहे हैं आप? अब सर्वे करवाया है क्या? सुनिए, अभी सुन लीजिए, दूसरी बात आती है, सर्वे करवाया, दूसरी बात सुन लीजिए, आपको 35 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, इस देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। ठीक है, इस सवाल पर ये बहस कहीं नहीं पहुंचेगी। अग्रवाल साहब मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, वरना ये इंपॉर्टेंट सवाल रह जाएगा। मतलब ये जो जनमत संग्रह कराए जाने की बात की जा रही है नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए, आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा होगा? इस देश में कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है जिन्होंने ये ऐप डाउनलोड किया हुआ है? नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी ने वो भी नमो। अग्रवाल साहब, ये जनमत सर्वे नहीं है कि काले धन का जो खिलाफ लड़ाई है वो सही है कि नहीं, वो ये सर्वे है, वो जनमत संग्रह यह है कि क्या सरकार के जो इसमें स्टेप लिए हैं कौन मना कर रहा है भाई? कमी नजर आ रही है, कोई बेटर हो सकता है, इस तरह के लिए पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए है। यह बात नहीं है कि सरकार तो बिल्कुल कमिटेड है। ये जो विमुद्रीकरण है, डिमोनेटाइजेशन है, ये वापस नहीं हो सकता। यही एक तरीका इस वक्त देश से मतलब इस ऐप के जरिए आपने सुझाव मांगे हैं। चक्रपाणी महाराज, इसका जवाब अगर आपसे मैं लेना चाहूं तो फायदा होगा कुछ इस ऐप के जरिए राय देने का? समस्या जो उत्पन्न हुई है ये इनके अदूरदर्शिता के कारण हुई है, सरकार की अदूरदर्शिता के कारण हुई है। इसलिए सरकार समस्याएं समझ रही है, देश की जनता की समस्याएं, उस पर तुरंत ही कार्रवाई करनी चाहिए और बिना किसी प्रकार के एक दूसरे पे आरोप लगाने के। देश की मूल जो जनता है वो परेशान है, पार्टियां परेशान नहीं है। देश की जो लोग हैं, व्यक्ति जिसके पैसे खुद फंसे हैं, शादी है, ब्याह है, घर के खर्च चलाने हैं, गरीब है, जो मजदूर है, वो परेशान है। तो इसलिए उसकी समस्या को, मूल समस्या को समझ रहे हैं। पूरी देश के जब प्रधानमंत्री है तो सब जानते हैं उस समस्या का निराकरण वे स्वयं कर सकते हैं। और हमें लगता है उदार मन से, जिसने देश को आप पे विश्वास किया और आपका नारा था सबका साथ सबका विश्वास, तो हमें लगता है ये विश्वास देश भी आप पे कर रहा है, तो आपको भी विश्वास करके और उनको सहूलियत देनी चाहिए और इस समस्या से उसे निजात दिलाना चाहिए। कि जिस आप बताइए, जिस पैसे से पेट्रोल मिल सकता है, गरीब को रोटी नहीं मिलेगा। तो सवाल इस बात का कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हमारा पैसा बैंक में और हम नहीं ले सकते। तो निश्चित रूप से इस पे सरकार को आगे बढ़ करके फायदा होगा, कुछ कदम उठाना चाहिए सकारात्मक। रायशुमारी जो की जा रही है, इस रायशुमारी से एक मुझे कहावत याद आ रही है कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखे। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, वो सोशल मीडिया के टच में ज्यादा हैं। इन लोगों का उससे पेट भर जाएगा कि जो हमने किया वो ठीक किया। असल में क्या है देश में वो इन्हें नहीं पता है, ये ऊपरी। और एक लास्ट में एक शेर जो है ना, मैं अग्रवाल साहब को सुनाना चाहता हूं कि देश की जनता आज जो सोच रही है आपके बारे में वो ये है
कि पाई ये सजा हमने जज्बात से टकराकर, औकात गवा बैठे बेऔकात से टकराकर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए इस बहस को मुझे यहीं खत्म करना होगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, सरकार से सबकी उम्मीद यही है कि जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरह से इम्प्रैक्टिकल अव्यवहारिक शर्तें आरबीआई की गाइडलाइंस के तौर पर हमें देखने को मिली हैं, कम से कम सरकार जो है उस तरफ अपना ध्यान ले जाएगी और इन मुश्किलात से जो घर शादी वाले घर हैं उनको निजात दिलाने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अफजल अब्बास साहब आपका भी शुक्रिया, चक्रपाणी महाराज, डॉक्टर नासिर हुसैन और मनव्वर हसन साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।